नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे इजराइल ईरान के बीच छाया युद्ध, भारत में वन बहाली, चरम गर्मी का सामना तथा भारत के रक्षा निर्यात पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल ईरान के बीच छाया युद्ध पर। हाल ही में इजराइल और ईरान के मध्य अनेक मुद्दों को लेकर तनाव देखा जा रहा है। विद्वानों के अनुसार इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही एक छाया युद्ध देखा जा रहा है। छाया युद्ध सामान्य तौर पर तब देखा जाता है जब दो बड़े राष्ट्र आमने सामने का युद्ध करने के स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की शक्ति को सीमित करने में संलग्न रहते हैं। इसमें विविध प्रकार के नॉन स्टेक एक्टर्स के माध्यम से कार्य किया जाता है और छोटे छोटे विवादों में भी बड़ी शक्ति को शामिल किया जाता है। शीत युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ विद्वान वियतनाम युद्ध को भी एक इसका उदाहरण मानते हैं। इजराइल और ईरान के बीच के इस प्रकार के छाया युद्ध में इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लक्षित करते हुए ईरान के भीतर एक गुप्त अभियान चलाया है, जिसे ऑक्टोपस सिद्धांत के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को ऑक्टोपस के सिर की संज्ञा दी गई है और इसे समाप्त करने पर बल दिया गया है, न कि उसके दूसरे अन्य कार्यों पर। इसके तहत मुख्य रूप से ईरान के मूलभूत लक्ष्यों को लक्षित किया गया है और इस आधार पर कार्य किया गया है। ईरान के द्वारा भी ड्रोन हमलों के साथ इसका जवाब दिया गया है और इजराइल का प्रतिवाद किया गया है। इजराइल ने हाल के वर्षों में सीरिया के भीतर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिसे ईरान की सहायता प्राप्त है। इसी प्रकार के संघर्ष अरब सागर और भूमध्य सागर आदि के क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं। पश्चिम एशिया की ईरान विरोधी धुरी जैसे कि अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के राज्यों के बीच एक आम सहमति है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विफल कर दिया जाना चाहिए। यदि ईरान परमाणु क्षमता प्राप्त कर लेता है तो वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जो वर्तमान में इजराइल के पक्ष में देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनौती से किस प्रकार से निपटना है, इस पर सहमति नहीं बन पाई है। जैसे कि ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने व्यवहारिक रूप से ईरान को परमाणु क्षमता की ओर बढ़ने से रोक दिया। हालांकि इजराइल और खाड़ी के अन्य राज्य जैसे कि सऊदी अरब आदि इस प्रकार के परमाणु समझौते से खुश नहीं थे, क्योंकि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले में ईरान को आर्थिक पुरस्कार देने का वादा करता था, जो ईरान को आगे चलकर पश्चिम एशिया में एक गैर परमाणु किंतु पारंपरिक मुख्य धारा वाली शक्ति बना देता। इजराइल चाहता है कि न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ठप किया जाना चाहिए, अपितु इसके उदय को भी रोके जाने की आवश्यकता है। इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को वॉशिंगटन के द्वारा 2018 में तब सुना गया जब तत्कालीन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकलवा दिया गया और ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के विचार के अनुसार अमेरिकी प्रशासन का महत्तम दबाव वाला यह दृष्टिकोण ईरान को इस परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत करने के लिए वापस ले जाने हेतु मजबूर करेगा। लेकिन ईरान ने भी इसके प्रत्युत्तर में अधिकतम दबाव के संदर्भ में अधिकतम प्रतिरोध की नीति को अपनाया। उसने सऊदी अरब में हमले किए, पर्दे के पीछे से विशेष रूप से यमन में हूतियों के लिए समर्थन को बढ़ाया, जो वर्तमान में सऊदी अरब के लिए एक सीधी सुरक्षा चुनौती पेश कर रहे हैं।
इसके अलावा ईरान ने बड़ी मात्रा में यूरेनियम को समृद्ध करना जारी रखा और उसका परमाणु कार्यक्रम भी लगातार आगे बढ़ता गया। इस प्रकार वर्तमान में स्थिति जो दिखाई दे रही है वह 2015 की तुलना में ज्यादा जटिल है। ईरान भले ही आर्थिक संकटों पर घरेलू दबाव का सामना कर रहा हो, लेकिन चूंकि शासन की सभी शाखाओं पर कट्टरपंथियों का नियंत्रण है, अतः ईरान के द्वारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम या क्षेत्रीय नीति से समझौता करने की ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देती है। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को वार्ता के माध्यम से संबोधित करना चाहता है, किंतु वह पश्चिम एशिया में एक और संघर्ष में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि वर्तमान में उसकी प्राथमिकताएं यूरोप और इंडो पैसिफिक में देखी जा सकती हैं। इस भू राजनीतिक चुनौती में विभिन्न हितधारकों के अलग अलग विचार दिखाई देते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाना चाहिए। ईरान चाहता है कि 2015 की अपनी प्रतिबद्धताओं पर वापस जाने के बदले में प्रतिबंधों को हटाया जाए। साथ ही ईरान आर्थिक संकट से भी उबरना चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका वार्ता के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, लेकिन वह एक ऐसा समझौता चाहता है जो मजबूत हो, दीर्घकालिक हो, जो न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करे, बल्कि क्षेत्र में उसकी अस्थिर करने वाली गतिविधियों को भी संबोधित करे। हालांकि वहीं दूसरी ओर इजराइल और उसके जो खाड़ी भागीदार हैं, उनके लक्ष्य ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। ये न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विफल करना चाहते हैं, उसके सैन्य कार्यक्रम को कमजोर करना चाहते हैं, अपितु ईरान के खिलाफ मजबूत क्षेत्रव्यापी सुरक्षा का भी निर्माण करना चाहते हैं और इस प्रकार से उसके उदय को रोकना चाहते हैं। मुख्य रूप से इसमें इजराइल एक प्रकार के बहुदिशात्मक दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है, जिसमें इजराइल यह जरूरी नहीं मानता कि ईरान को बातचीत के जरिए रोका जाए। इसके तहत वह ईरान के साथ छाया युद्ध को बढ़ाना चाहता है, खाड़ी देशों के साथ एक मजबूत सुरक्षा साझेदारी बनाना चाहता है, जो उन दोनों को भविष्य में किसी भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार कर सके, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ईरान के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। यह रणनीति ऐसे समय में खाड़ी में एक नए सुरक्षा प्रदाता के रूप में इजराइल की भूमिका को बढ़ा देती है, जबकि अमेरिका कहीं और ही अपनी प्राथमिकताओं में व्यस्त है। हालांकि विद्वानों का ये मानना है कि इजराइल की यह जो रणनीति है वह जोखिमों से भरी है। यह सच है कि ईरान विरोधी एक अधिक एकजुट धुरी का उदय इस्लामी गणराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। फिर भी इजराइल के प्रयासों ने ईरान को यूरेनियम समृद्ध करने से नहीं रोका है, जो अब हथियार ग्रेड स्तर वाले यूरेनियम के निर्माण से बस एक ही कदम दूर है। इसके अलावा इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों या सशस्त्र प्रकार के ड्रोन कार्यक्रम भी पटरी से नहीं उतरे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि यदि परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो इजराइल के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। इस रूप में इजराइल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छाया युद्ध को और बढ़ा सकता है, लेकिन यह एक बेहद खतरनाक रणनीति हो सकती है। अतः इसके अंतर्गत वार्ता के माध्यम से ही पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति को स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे भारत में वन बहाली पर। हाल के वर्षों में भारत में वनारोपण की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन महोत्सव को आयोजित किया जाता है। वन महोत्सव दिवस का इतिहास जुलाई 1947 का है, जब इसे पहली बार पंजाबी वनस्पति शास्त्री MS रंधावा के द्वारा आयोजित किया गया। उसके बाद 1950 में पर्यावरणविद और केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के द्वारा इसका विस्तार किया गया। आज की दुनिया में हमें जंगलों को पहले से अधिक बनाने और पुनः स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हालांकि वृक्षारोपण के प्रयासों के बारे में बहुत बहस देखी जाती है और इसे करने के सही तरीके पर भी बात की जाती है। इसके संदर्भ में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का यह अनुमान है कि वनों की कटाई और वन क्षरण
वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% योगदान करते हैं। इसकी तुलना में भारत में प्राथमिक वनों के कब्जे वाले कुल क्षेत्रफल में 3.6% की कमी देखी गई है। आमतौर पर सरकारों ने गैर पेड़ वाली भूमि पर पेड़ लगाने के साधन के रूप में वनीकरण और पुनः वनीकरण पर भरोसा किया है, किंतु अब ये रणनीतियां और विकसित हो रही हैं। अब वन परिदृश्य बहाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पारिस्थितिकी कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करने, वनों की कटाई या क्षरित वन परिदृश्य में मानव कल्याण में सुधार करने की प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण कई भूमि उपयोगों और लोगों की छोटी और लंबी अवधि में जरूरतों को ध्यान में रखता है। वन परिदृश्य पुनर्स्थापन समुदायों को परिदृश्य के उन्नयन के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद हस्तक्षेपों को डिजाइन करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहता है। इससे दुनिया में लगभग 2 अरब हेक्टेयर और भारत में लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि में वन भूमि के रूप में संभावित बहाली की गुंजाइश है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू पेड़ लगाते समय प्रजातियों की विविधता को भी सुनिश्चित करना है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विविध प्रकार के देसी वृक्ष प्रजातियों वाले प्राकृतिक वन एक ही प्रकार के पेड़ लगाने यानी मोनोकल्चर प्रकार के वृक्षारोपण की तुलना में कार्बन को अलग करने में ज्यादा कुशल हैं। स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका के लिए विविध प्रजातियों का रोपण भी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस साल की शुरुआत में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में यह पाया गया है कि वन वृक्षारोपण में प्रजातियों में विविधता का वनों की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। वृक्षारोपण विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय लाभों के साथ आते हैं। इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र को विनियमित करने, कार्बन चक्र को प्रभावित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में वनों की अभिन्न भूमिका देखी जाती है। सालाना आधार पर वन लगभग 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण में जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली लगभग 33% कार्बन डाइऑक्साइड को भी शामिल किया जाता है। लेकिन पर्यावरणीय लाभों से परे इसके मानवीय आयाम भी हैं जो सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि लाखों जीवन और आजीविका हमारे जंगलों से ही जुड़ी हुई है। प्राकृतिक वन वस्तुओं और सेवाओं के संसाधन आधार के रूप में कार्य करके स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका के लिए भी वरदान है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और विश्व संसाधन संस्थान के शिक्षाविदों के अनुसार वन पारिस्थितिकी तंत्र, मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता को समृद्ध करते हैं, कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं और बदले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। वृक्षारोपण मिट्टी कटाव को रोकता है, बाढ़ को रोकता है। सतत वन फसलें खाद्य असुरक्षा को कम करती हैं, महिलाओं को सशक्त बनाती हैं और उन्हें अधिक पोषक आहार और नई प्रकार की आय धाराओं तक भी पहुंच प्रदान करने की अनुमति देती हैं। कृषि वानिकी ग्रामीण से शहरी प्रवास को कम करती है, संसाधनों और घरेलू आय में भी वृद्धि में योगदान करती है। इस प्रकार पेड़ लगाना समुदायों, व्यक्तियों और पृथ्वी ग्रह की समग्र भलाई में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें यह भी समझना होगा कि वृक्षारोपण अभियान चलाने का सही तरीका क्या है। इसमें हमें सफल होने के लिए वन परिदृश्य बहाली को सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों और सामाजिक जरूरतों का सामना करने के लिए परिदृश्य और वन पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ और समायोज्य होना चाहिए। इसमें समुदाय, सरकार और जमींदारों सहित कई हितधारकों की भागीदारी और संरेखण की भी आवश्यकता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली को भागीदारी शासन के माध्यम से हितधारकों को शामिल करके मजबूत बना सकते हैं, जिसके तहत हमें कमजोर वन आश्रित समुदायों को भी इसमें शामिल करना होगा और किसी भी प्रकार के प्रयास को स्थानीय सामाजिक आर्थिक संदर्भ और किसी भी क्षेत्र के परिदृश्य के इतिहास को अनुरूप बनाया जाना
चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे चरम गर्मी का सामना। हाल ही में देखा गया है कि मानव के द्वारा जीवाश्म ईंधनों के निरंतर उपयोग के परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह के तापमान में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। भारत में भी मानसून की अनिश्चितता के चलते इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके संदर्भ में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम की संस्था के द्वारा पिछली आधी सदी में सार्वजनिक मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि मानसून के महीनों यानी जून से सितंबर के दौरान अखिल भारतीय औसत तापमान गर्मी के महीनों यानी मार्च से मई की तुलना में अधिक देखा गया है। 1951 से 1980 की तुलना में मानसून का तापमान औसत गर्मी के तापमान से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक देखा गया है। 2012 से 2021 के काल में यह विसंगति और बढ़ी है, जो बढ़कर 0.4 डिग्री सेल्सियस हो गई है। अध्ययन यह भी बताता है कि किस प्रकार से हम अलग अलग मौसमों में अलग प्रकार की तापमान वृद्धि को देख रहे हैं। मुख्य रूप से यह तापमान वृद्धि जनवरी से फरवरी की सर्दियों के साथ ही मानसून के बाद के मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर में भी देखी जा रही है, जो काफी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान रिकॉर्ड का टूटना परिवर्तनों का केवल एक हिस्सा है। अधिक तापमान के चलते जो मानव मृत्यु देखी जा रही है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में 2015 से 2020 तक उत्तर पश्चिम भारत में हीट स्ट्रोक के कारण 2137 लोगों की मौत हो गई, जबकि दक्षिण भारत में 2444 लोगों की मौत पर्यावरणीय गर्मी के चलते देखी गई है। इसमें आंध्र प्रदेश में आधे से अधिक लोगों की मौत हुई है। बढ़ते तापमान का एक कारण शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव भी है, जिसके चलते कंक्रीट की सतहों और घनी आबादी के कारण शहर ग्रामीण बस्तियों की तुलना में औसतन अधिक गर्म होते हैं। शहरों के अधिक गर्म होने के चलते अनेक राज्यों के द्वारा हीट एक्शन प्लान को बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 28 में से 23 राज्यों के साथ ऐसे हीट एक्शन प्लान को लेकर कार्य कर रहा है, ताकि ऐसे प्लान को विकसित किया जा सके जो बढ़ती गर्मी से निजात दिलाए। इस प्रकार के नियोजन में ऐसी सामग्री का उपयोग करने पर बल दिया जाता है जो घर को भीतर से ठंडा रखे। इसमें हीट वेव के बारे में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर भी बल दिया जाता है और हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में भी सुधार करने पर बल दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण भारत तक भी इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी ढांचे और आवास की योजना इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रभाव ज्यादा न दिखाई दे। अब समय आ गया है कि भारत में प्रभावी योजनाओं के संदर्भ में कूलिंग योजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को बजट में शामिल किया जाना चाहिए और इसमें गर्मी से निपटने के उपायों को और दीर्घकालिक रूप में लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में रक्षा क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे भारत के रक्षा निर्यात पर। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2021-22 के लिए भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए का था, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसमें अमेरिका एक प्रमुख खरीदार था, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र बीच में शामिल हैं। इसमें निजी क्षेत्र ने निर्यात का 70% हिस्सा लिया, जबकि शेष योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का रहा। पहले निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 90% तक हुआ करती थी, लेकिन अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत का रक्षा आयात काफी बढ़ा है। भारतीय कंपनियां तेजी से अमेरिकी रक्षा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रही हैं। जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात आदेश के साथ लगभग $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
अब भारत रक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी बल दे रहा है। सरकार के अनुसार ऐसे 75 नए विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को लॉन्च किया जाएगा जिनके रक्षा में अनुप्रयोग होंगे। क्योंकि आधुनिक युद्ध की प्रकृति बदल रही है, अतः आधुनिक युद्ध के सभी रूपों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2018 में रक्षा मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चुनौतियों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार करने के संदर्भ में एक कार्य योजना तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाई थी और अब ये टास्क फोर्स के द्वारा बहुत सारा काम किया गया है। सरकार के अनुसार लॉन्च किए जाने वाले 75 उत्पादों के अलावा 100 से अधिक उत्पादों को विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार डेटा को संसाधित करने, संग्रहित करने के लिए आधारभूत संरचना बनाने की प्रक्रिया में भी है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्गीकृत अनुप्रयोगों पर काम किया जा सके। इसमें लॉन्च किए जाने वाले उत्पाद ऑटोमेशन, रोबोटिक सिस्टम के क्षेत्र के अलावा साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, खुफिया निगरानी, टोही सिस्टम के अलावा परिचालन डेटा विश्लेषण से भी संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षाभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, इजराइल और ईरान के बीच देखा जा रहा छाया युद्ध किस प्रकार पश्चिम एशिया में जटिलता को बढ़ा रहा है? व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत और विश्व भर में वनों की बहाली एक ऐसी योजना है जो सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा है। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप छाया युद्ध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप इजराइल और ईरान के बीच देखे जा रहे तनाव की व्याख्या करेंगे। इसमें शामिल विभिन्न देशों की भूमिका को स्पष्ट करेंगे और समस्याओं के निवारण में उपयोगी सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वन बहाली का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत और दुनिया भर में वनारोपण की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। वनारोपण से संबंधित लाभों की व्याख्या करेंगे। वनारोपण के संदर्भ में अपनाए जाने वाले नवीन प्रयासों को भी बताएंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।